So isotopes are the species that has different number of neutron or you can say that the mass number ना, क्योंकि मास नंबर में न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको तीन हाइड्रोजन जो है ना वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तीन हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, दैट इज आर नॉर्मल हाइड्रोजन जो हम वो लिखते हैं ना। इट हैज वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन ना। वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन। और देन हमारे पास एक और हाइड्रोजन होता है, दैट इज हैविंग वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन एंड वन न्यूट्रॉन, जिसका मास नंबर चेंज होगा। देखो हाइड्रोजन डजंट हैव एनी न्यूट्रॉन इन अ नॉर्मल फॉर्म ना, तो इसका मास नंबर जो होता है वो वन होता है, ठीक है। इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, वन होता है। देन उसके बाद हमारे पास जो एक दूसरा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, इसके पास क्या होता है, देखो प्रोटॉन नंबर तो वन है, और इलेक्ट्रॉन भी जाहिर सी बात है वन ही होगा, क्योंकि ऊपर चार्ज वो जीरो है, तो प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू दी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर टू आ रहा है, तो न्यूट्रॉन कैसे मैं करूंगा वो फाइंड आउट, टू माइनस वन ना, टू माइनस वन जैसे यहाँ पे वो फाइंड आउट किया है। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, वन। यहाँ पर इसके पास न्यूट्रॉन कितने थे, जीरो। यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आ गए, वन। और अगर मैं अब यहाँ पर आ जाऊँ हाइड्रोजन की को तरफ आ जाऊं, तो एक अलग हाइड्रोजन, इसको ट्रिटियम भी बोलते हैं ना। इस वाले हाइड्रोजन को हम प्रोटियम बोलते हैं। अगर मैं वैसे बताऊं कि भाई इसका नाम क्या है, तो ये प्रोटियम है, ये ट्यूट्रियम है, लेकिन ये नाम याद करने की आपको कोई नीड नहीं है, सिर्फ एक बता दिया, ये ट्रिटियम है। ट्रिटियम में क्या होता है, ट्रिटियम इज द हैवीएस्ट हाइड्रोजन दैट इज हैविंग टू, अच्छा, जिसका वो मास नंबर थ्री होता है, एटॉमिक नंबर वन होता है ना। तो एटॉमिक नंबर वन है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, एंड इट हैज मास नंबर ऑफ थ्री, सो थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू टू। सो इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे, टू होंगे। अब ये हैवीएस्ट हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इसके न्यूट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, सही। अच्छा, फिर इनके जो है ना वो मासेस होते हैं। अब होता क्या है कि क्या चीजें सेम है क्या चीजें डिफरेंट है। फॉर दी isotopes protons and electrons are same, as the electrons are same, so electronic configuration will be same, and same for the chemical properties. Now chemical properties are due to the number of electrons ना, जो केमिकल ये प्रॉपर्टीज यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अप डाउन होते हैं ना। जो हमारे केमिकल रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स उसको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कम या ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होते हैं कि सही है वो सेम हो रहे हैं या डिफरेंट हो रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की उस पे ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन हो रहे हैं, कितने वो लूज हो रहे हैं। अगर स्पीशी सेम हो, स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो ना, अगर स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, अगर स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, तो अगर स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना, अगर स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल रिएक्शन भी सेम होगा। अच्छा, डिफरेंट क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, मास या मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इफ द मास इज डिफरेंट, सो सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट ना, लाइक वी हैव melting point, boiling point and density ना। भाई न्यूट्रॉन इज अ मास कंटेनिंग पार्टिकल ना, न्यूट्रॉन इज बेसिकली अ मास कंटेनिंग पार्टिकल। अगर न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन अगर डिफरेंट है किसी भी स्पीशी में, अगर न्यूट्रॉन किसी भी स्पीशी में डिफरेंट है ना, सो दैट मीन्स कि उसका मास भी डिफरेंट होगा, और मास बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न वो करता है। तो अगर मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, दैट विल बी डिफरेंट, सही। अच्छा, फिर देन इसके बाद अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ना दो आइसोटोप्स हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो मास वो फाइंड आउट कर रहे हैं आइसोटोप का ना, एवरेज को मास के। देखो जैसे वी हैव टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हियर, वी हैव टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन हियर। वन इज क्लोरीन 17 and sorry, one is chlorine 35 that has a mass number of 35, and another is chlorine 37 that is having a mass number of 37 है, जिसका मास 37 है। इसको आप मास नंबर बोल दो या फिर खाली मास भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको खाली मास भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या है कि भाई प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे पास 17 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं देखो 35
-17, तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन होगा 18। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 37 -17 इज इक्वल्स टू 20। अब देखो होता क्या है, प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक है, कि अगर वो मुझसे बोले कि भाई कैलोरीन का वो मास क्या है, तो आप बताओगे क्या उसको? अगर वो मुझसे मुझसे पूछे कैलोरीन का वो मास क्या है, तो क्या मास बताओगे? कौन से कैलोरीन का मास बताओगे? आप ये वाली क्लोरीन का मास बताओगे, या क्लोरीन 37 का मास बताओगे? आप क्लोरीन 35 का मास बताओगे, या क्लोरीन 37 का मास बताओगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका एवरेज आइसोटोपिक मास जो है वो लिखते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी राइट एवरेज आइसोटोपिक मास ना। अब होता क्या है, जैसे हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं क्लोरीन के। वन इज क्लोरीन 35, सही, अनदर वन इज क्लोरीन 37 ना। अब out of 100%, chlorine 35 is 75%, whereas chlorine 37 is 25%। यानी कि जाहिर सी बात है भाई, 100% में से आपके पास जो क्लोरीन 35 है, वो 75%, इसको बोलते हैं एबंडेंस। ठीक है, इसकी जो एबंडेंस है क्लोरीन 35 की, यानी वो कितना परसेंट है आउट ऑफ द टोटल काउंट ना। तो 100% में से 75% आपके पास क्लोरीन वो 35 है, 75% क्लोरीन तो 35 है, और आउट ऑफ 100% 25% आपके पास क्लोरीन तो 37 है। तो अब वो क्वेश्चन ये है कि भाई आप इसका एवरेज आइसोटोपिक मास किस तरीके से कैलकुलेट वो करोगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप अ, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे मास लिखोगे इसका, मास मल्टीप्लाई बाय इट्स एबंडेंस। एबंडेंस कितनी है? 75, ब्रैकेट क्लोज। एक आइसोटोप का मास देन मल्टीप्लाई बाय इट्स एबंडेंस, ठीक है, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास मल्टीप्लाई बाय इट्स एबंडेंस, यानी कि 37 × 25। और अगर थर्ड आइसोटोप होता तो फिर उसका मास और उसकी एबंडेंस आप यहाँ पे भी लिखते हो। इस तरीके से चलता तो चलेगा जितने भी आपके पास आइसोटोप्स हैं। देन आप क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे 100 से। देन आप क्या करोगे? यू विल डिवाइडेड बाय 100, सही है। 100 यानी 100 टोटल अबंडेंस होती है ना। फिजिकली 100 इज व्हेन यू आर एडिंग 75 टू 25 ना, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 75 को 25 में ऐड करो तो 100 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा आंसर 35.5। दैट इज योर एवरेज आइसोटोपिक मास, ठीक है। ये आपने क्या किया? डिफरेंट आइसोटोप्स को कंबाइन करके ये वाला मास कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये आपने डिफरेंट आइसोटोप्स को कंबाइन करके ये वाला मास कैलकुलेट किया है, ठीक है। देखो यहाँ पर उसने हमें परसेंटेजेस के फॉर्म में दिया है। प्रीवियस अटेम्प्ट में एक ये वाला क्वेश्चन आया था, देखो जैसे कि अगर मैं परसेंटेजेस को रेशियो की फॉर्म में चेंज करूं, तो वो रेशियो की फॉर्म में भी मुझे वो दे सकता है। क्या मतलब? देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, क्लोरीन 35 जो है ना, यहाँ पर मेरे पास जो क्लोरीन 35 है ना, वो है 75%। और जो क्लोरीन 37 है ना, दैट इज ऑफ 25%, इस तरीके से। तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा? इन दोनों का रेशो क्या आएगा? तो भाई इन दोनों का रेशो ये आएगा कि 25 वन ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। तो इन दोनों का रेशो क्या बन रहा है? 3:1 का। बात समझ आ रही है? तो वो आपको रेशो की फॉर्म में भी वो दे सकता है। वो आपको इस तरीके से भी वो बोल सकता है कि भाई यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्लोरीन 35 है, इसका जो रेशो है वो 3 है, और जो क्लोरीन 37 है इसका रेशो है 1। भाई देखो उसने कुछ भी नहीं किया, जस्ट परसेंटेजेस को आपस में डिवाइड कर दिया। परसेंटेजेस को उसने परसेंटेजेस को उसने वो क्या किया है, रेशो की फॉर्म में दे दिया ना। देखो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेजेस जो थी वो कितनी थी? यहाँ पर हमारे पास परसेंटेजेस थी 25 और 75, इसी को तरीके से था ना। परसेंटेजेस हमारे पास यहाँ पे क्या थी?
25 और 75 थी ना। अगर मैं यहाँ पे भाई परसेंटेजेस लिखूं, क्लोरीन वो 35 की, तो कितनी है? क्लोरीन 35 की 75% है रेशो, क्लोरीन 25, ठीक है। और क्लोरीन वो 37 की 25 है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं आपस में, तो आंसर क्या आएगा? 25 वन जा 25, थ्री जा। तो ये रेशो हो गया ना। मैंने क्या किया? मैंने दोनों का सिंपलेस्ट रेशो वो दे दिया। यानी कि क्लोरीन 35 अगर वन होगा, तो क्लोरीन, सॉरी, क्लोरीन 37 अगर एक होगा, तो क्लोरीन 35 कितने होंगे? वो तीन होंगे। मैंने सिंपली क्या किया, एक रेशो में मैंने कर दिया। मैंने इन की जो परसेंटेजेस थी उनको डिवाइड करके रेशो की फॉर्म में वो दे दिया। यानी 1:3 के रेशो में वो दे दिया। अगर मैं कहूँ कि भाई इन दोनों को आप कंपेयर करो ना, तो ये 1:, ये थ्री के रेशियो में होंगे ना, 25 वन जा और 25 थ्री जा। तो ये 1:3 का हमारे पास जो है वो रेशियो आ जाएगा। तो वो रेशियो की फॉर्म में भी आपको दे सकता है, ठीक है, कि 1:3 के रेशियो में आपके पास है ये। अच्छा देखो, फिर यहाँ पर हमारे पास होता क्या है। अब अगर वो मुझे बोले कि भाई मेरे पास जो क्लोरीन, वो बोले कि भाई इनका जो रेशियो है ना, जो जो क्लोरीन 35 है उसका रेशियो थ्री है, जो क्लोरीन 37 है उसका रेशियो वन है। तो मुझे इनकी आइसोटोपिक मास निकाल के दो। सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने परसेंटेज को वो किया था। क्या मतलब? यानी कि क्लोरीन एक आइसोटोप का मास और उसकी रेशो, यानी एक आइसोटोप का वो मास उसका रेशो ना। इससे पहले हमने क्या किया था, इस आइसोटोप को उसकी मास को परसेंटेज से डिवाइड वो कर दिया था। तो हम रेशो को सेम उसी तरीके से एज ए परसेंटेज की तरह ही वो ट्रीट वो करेंगे ना, सही। तो यहाँ पर क्या है, 35 रेशो थ्री ना। तो 35 इंटू रेशो थ्री प्लस 37 इंटू रेशो वन, तो 37 इंटू वन। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, नीचे डिवाइड किया था 100 से डिवाइड क्यों किया था? क्योंकि जो दोनों परसेंटेजेस थी इनका वो सम क्या था, 75 इंटू 25। जो दोनों परसेंटेजेस थी 75 इंटू 25, इनका वो सम क्या था, 100 था ना। 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर इनका वो सम वो कितना आ गया, 3+1। तो दोनों के सम को क्या करेंगे, ऐड को कर देंगे, तो आंसर क्या रहेगा, 4। 3+1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। देखो उसने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है ना, जस्ट उसने परसेंटेजेस के को बदले रेशो हमें वो दे दिया। तो उसने कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसने परसेंटेजेस के बदले रेशो हमें दे दिया, 3:1 का रेशो हमें वो दे दिया, बस। तो जिस तरीके से हम परसेंटेज को ट्रीट कर रहे थे, उसी तरीके से रेशोज को भी ट्रीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ना एक चीज बड़ी मजे की आती है। अगर देखो, ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली कुछ चीजें है ना। देखो वो अगर जैसे फर्ज करो, वो बोल रहा है कि भाई एक मेरे पास एक एलिमेंट है ए, वी हैव अ एलिमेंट ए, ठीक है। अब जो एलिमेंट है उसके दो आइसोटोप्स हैं। एक आइसोटोप का मास 152 है, अनदर आइसोटोप हैज अ मास ऑफ 153। और जो इनका एवरेज ए आ रहा है ना, वो 152 आ रहा है। यानी कि जो आइसोटोप वन है उसका मास है 152, जो आइसोटोप टू है उसका मास, जो आइसोटोप सेकंड है उसका नाम है 153, और जो एवरेज वो मास आ रहा है वो 152 आ रहा है। तो इसकी परसेंटेज क्या होगी? व्हाट विल बी द परसेंटेज ना, इसकी परसेंटेज क्या होगी? यानी कि आइसोटोप वन और आइसोटोप टू की परसेंटेज क्या होगी? फिर से पूछा, भाई जो आइसोटोप वन है उसका मास है 152, जो आइसोटोप टू है उसका मास है 153, और जो इन दोनों का जो एवरेज वो मास आ रहा है ना, वो आ रहा है 152। तो इन दोनों की एबंडेंस क्या होगी? जाहिर सी बात है 54% होगी ना। तभी तो बिल्कुल मिड में आंसर आ रहा है। बात समझ आ रही है? 54% ये होगा, 54% ये होगा, तभी तो बिल्कुल मिड में आंसर आएगा। 50-50% होगा ना। देखो भाई, अगर जैसे कि हम मीन निकालते हैं, हम मीन किस तरीके से को निकालते हैं, तीन हमारे पास जैसे वो नंबर्स हैं, एक है 23 और एक है 25। वो बोले कि भाई इन दोनों का मीन निकाल के दो। तो मीन हम किस तरीके से को निकालेंगे इन दोनों का? मीन हम इस तरीके से निकालेंगे, 23 प्लस 25 और डिवाइड बाय 2।
अभी हम वो कर क्या रहे हैं, ये हम सोच के कर रहे हैं कि भाई ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में है ना। इसी वो तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो 152 है ना, 152 अगर हमारे पास 50% होगा और 153 भी 50 के परसेंट होगा, तो हमेशा जो एवरेज वो मास आएगा वो दोनों के मिड में आएगा। इसके एमसीक्यूज आते हैं, आए हैं। अब स्टूडेंट पता नहीं क्या कुछ को लिख देते हैं भाई, मिड में आंसर आ रहा है। जो आइसोटोपिक वो मास है वो दोनों के मिड में आ रहा है, 152 का और 150। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये ब्लंडर कर दिया, 151 है ये, सॉरी 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 सॉरी। ये ये ब्लंडर है, 151 है। यानी कि 151 का मिड। अब मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन जो है वो हो गई होगी। सही है। देखो 151 और 153 ये दोनों मेरे पास आइसोटोपिक मास है अलग अलग। सॉरी फॉर दैट ना। ये मेरे पास मासेस हैं दोनों तो आइसोटोप्स के अलग अलग। अब इनका एवरेज मास क्या आएगा, एवरेज मास इनके अगर ये दोनों 50-50% है ना, तो इन दोनों के मिड का आंसर आएगा। इस तरीके से हमारे पास। ठीक है। तो ये अक्सर पूछता है, या तो वो आपसे वो पता है क्या करेगा, परसेंटेजेस दोनों की आपको वो दे देगा और ये पूछ लेगा, या फिर अगर वो परसेंटेज पूछ रहा है ना तो वो इस तरीके से वो करेगा। ठीक है। अच्छा वैसे अगर देखो ये हमारे पास आ गया ना, सही। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज क्या होती है, एक चीज होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। ये चीज वाकई में स्टूडेंट को हर्ट को करती है काफी बहुत ज्यादा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को कन्फिग्रेशन स्टूडेंट को काफी ज्यादा हर्ट करती है। ठीक है। और वो होती क्या है, ये मैंने देखा, ये हमेशा से जो है ना कुछ स्टूडेंट इसमें इशू करते हैं। ठीक है। देखो जैसे फर्ज करो मेरे पास एक प्रोडक्ट को टेबल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब दैट इज हैविंग द सेम कन्फिग्रेशन ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन में आ जाता है अगर इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो पार्टिकल इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना। अब जरा इसकी एक चीज आपको कुछ समझाता हूँ। एक मिनट, प्रोडक्ट टेबल हम देख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सही है। देखो जैसे ये मेरे पास जो है ना एक प्रोडक्ट टेबल है। ये मेरे पास एक क्या है, एक प्रोडक्ट टेबल मेरे पास है यहाँ पे ना। अब देखो इस प्रोडक्ट टेबल में क्या है, अगर मैं को बोलूं कि भाई मुझे एक कैटायन एक एनायन और एक एटम बताओ कि जिनकी कन्फिग्रेशन सेम हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो, तो ये तो कैसे भाई हो सकता है कि एक ऐसा कैटायन हो एक एनायन हो इसकी कन्फिग्रेशन सेम हो, हाउ इज इट पॉसिबल ना कि इनकी जो वो कन्फिग्रेशन है वो सेम हो। तो देखो अब यहाँ पे मैं इनको आपके सामने वो रखता हूँ। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये तीनों एनायन है। नियॉन हो गया, और नियॉन के साथ में यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को ले रहा हूँ, सही है। यानी पीरियड 3 के में नॉन मेटल्स को इन दोनों एनायन देखो। अब जैसे पीरियड 3 के मेरे पास ना, पीरियड 3 है, पीरियड 3 के सॉरी पीरियड 2 है नहीं, ये पीरियड 2 के मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, नाइट्रोजन एज अ कन्फिग्रेशन ऑफ 2 and 5, whereas oxygen has a configuration of 2 and 6, and fluorine has having a configuration of 2 and 7। तो अब ये एनाइन बनेंगे, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा 2 और 8। तो नाइट्रोजन -3 की वो कन्फिग्रेशन हो गई 2 8। ऑक्सीजन जो है वो 2 गेन करेगा तो वो हो जाएगा O-2, तो इसकी भी 2 8 हो जाएगी। वेयर एज जो फ्लोरीन है वो 1 गेन करेगा और 1 गेन करके वो भी 2 8 हो जाएगा। ठीक है। और जो इनके बाद जो नियॉन आ रहा है, जो नोबेल वो गैस आ रही है, इसकी भी वो कन्फिग्रेशन क्या है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इसकी वो कन्फिग्रेशन क्या होगी, नियॉन की ना। नियॉन की कन्फिग्रेशन हमारे पास हो जाएगी, इट विल बी
2 and 8। देखो नियॉन ने ना कुछ लूज किया ना कुछ गेन किया, बट इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो गई, 2 8 हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे ना ग्रुप पीरियड 4 के कैटाइंस अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इफ यू ट्राई द पीरियड 4 कैटाइंस ना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं पीरियड 4 के कैटाइंस लिखता हूँ, जैसे कि फर्स्ट करो मेरे पास यहाँ पे, सॉरी पीरियड 3 ना, यहाँ पर मैंने लिखा सोडियम, मैग्नीशियम और हेलोमिनम। ठीक है, अब इनकी तरफ वो कन्फिग्रेशन की वो तरफ आ जाओ। सोडियम होता है 281, और मैग्नीशियम होगा 282, और एल्यूमिनियम होगा, इट विल बी 283। ठीक है। अब होता क्या है कि भाई मेटल का काम आपको पता है क्या है, मेटल हैज अ हैबिट टू लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना। मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मशहूर है। यानी मेटल क्या करता है, पूरे का पूरा अपना वैलेंस शेल जो है ना लूज कर देता है। मेटल करता क्या है, मेटल अपना पूरे का पूरा वैलेंस शेल जो है ना लूज को कर देता है। मेटल बेसिकली वो करता क्या है, मेटल अपना पूरे का पूरा जो है वो वैलेंस शेल लूज को कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो Na है, Na का वैलेंस शेल ये रहा, Mg का ये रहा, और एल्यूमिनियम का ये रहा। तो मेटल क्या करेगा, मेटल अपना वैलेंस शेल लूज करेगा। तो जब वो लूज करेगा तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, Na+ की हो जाएगी 2 और 8। मैग्नीशियम की क्या हो जाएगी, जब वो ये 2 लूज कर देगा तो Mg2+ की क्या हो गई, 2 और 8। और एल्यूमिनियम 3+, जब वो अपना वैलेंस शेल लूज कर देगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 और 8। अब देखो यहाँ पे जो पीरियड 2 के कैटाइंस हैनाइंस थे ना, जो पीरियड 2 के एनाइंस थे, उनकी कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है जो पीरियड 3 के कैटाइंस है। अभी अब ये आपको देखो ना, जो पीरियड 2 के हैनाइंस है ना, पीरियड 2 के एनाइंस देखो, अब जो पीरियड 2 के एनाइंस है ना, वो अपना शेल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि शेल नंबर 2 को कंप्लीट कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर शेल ना। और जो पीरियड 2 का जो नोबल गैसेस होगी, उसका तो शेल वैसे ही कंप्लीट होगा। तो जो पीरियड 2 के जो हैनाइन है, वो अपना शेल कंप्लीट वो करके वो नोबल गैसेस की कन्फिग्रेशन की वो तरफ आ रहे हैं। असल में जो पीरियड 2 के जो हैनाइन है, जो नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, सही है, पीरियड 2 की जो नोबल गैसेस है उसकी तरफ आ गए। ठीक है, भाई इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, 3 गेन करके 2 8 कर लिया, तो ये भी वही हो गया, नियॉन नोबल गैस बन गया। ऑक्सीजन के बाद 2 कम थे, 2 गेन कर लिए, तो ये भी 2 8 हो गया। फ्लूइन हैज 1 लेस, उसने गेन किया, ये भी 2 8 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो पीरियड 3 के जो कैटायन है, देखो पीरियड 3 के कैटायन को भी अपने आप को स्टेबल करना है। स्टेबल वो अपने आप को कैसे तो करेगा, वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे यूज कर रहा है, लूज कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे वो लूज कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो सोडियम था, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने थे, बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है भाई, तो टोटल 3 शेल थे ना, तो थर्ड शेल तो स्टार्टिंग ये हो सका होगा कि जब शुरू के 2 शेल कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो उसका लास्ट शेल था वो लूज कर दिया। मैग्नीशियम भी यही करता है, मेटल है, और एल्यूमिनियम भी मेटल था, उसने भी वो यही किया। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, कि तीनों ने अपने वैलेंस शेल वो लूज कर दिए, और तीनों की वो कन्फिग्रेशन वो सेम हो गई। और क्या वो कन्फिग्रेशन हुई, जो पीरियड 2 के नोबेल वो गैस की थी। तो इसका वो मतलब क्या है, कि अगर मैं कोई ऐसे कैटायन या एनाइन को देख रहा हूँ ना, कैटायन एनाइन या फिर एटम जिनकी कन्फिग्रेशन तो सेम हो, तो मैं क्या करूंगा, पीरियड 2 का जो एनाइन होगा वो पीरियड 2 की जो नोबेल गैस होगी ना, या फिर इन शॉर्ट जो कि ग्रुप 8 वाला होगा। ठीक है, और जो पीरियड 3 का कैटायन होगा, इन सब की कन्फिग्रेशन तो सेम होगी। क्यों, क्योंकि जो पीरियड 2 का हैनाइन है वो शेल 2 को कंप्लीट को करेगा। ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट शेल नंबर 2। ठीक है, फिर है जो नोबेल गैस है उसका तो शेल वैसे ही कंप्लीट होगा। और ये क्या करेगा, पीरियड 3 वाला अपना वैलेंस शेल लूज को करेगा, पीरियड 3 वाला
अपना आखिरी शेल पूरा वो खत्म कर देगा, जो कैटाइन होगा ना, वो अपना आखिरी शेल रिमूव करेगा, तो इसका भी क्या होगा, सेकेंड शेल पूरा कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों की वो कन्फिग्रेशन सेम होगी। और अगर मैं ये चीज आगे बोले जाऊं, तो भाई जो पीरियड थ्री का है नाइन होगा, यानी नेगेटिव आयन होगा, और जो पीरियड थ्री का ग्रुप एट वाला होगा, ठीक है, और जो पीरियड फोर का कैटायन होगा यानी पॉजिटिव आयन होगा, उनकी कन्फिग्रेशन सेम होगी। ठीक है, इनकी क्या होगी, कन्फिग्रेशन सेम होगी। तो ये अक्सर आते हैं, इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि N-3 O-2 एंड F-2 सबकी कन्फिग्रेशन 2 8 2 8 है। तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नियॉन की भी सेम है, तो नियॉन भी इनके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। फिर ये के जो कैटाइंस हैं पीरियड थ्री के, ठीक है, जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और कैटाइन बन रहे हैं ना, वो भी इनके साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दैट मीन्स कि ये साथ के साथ आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एक दूसरे से। ये साथ के साथ जो है वो स्पीशीज आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। N-3 F-O-2 and Na+Mg2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 - R, ये आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं। ये आते हैं, 3 3 4 4 मार्क्स के आ जाते हैं, अक्सर आते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखो ना, वी हैव अ क्वेश्चन हियर, और वही सेम वो क्वेश्चन है ना। देखो अब यहाँ पर क्या है, वो बोल रहा है कि भाई Mg+2 ions have the electronic configuration of 2 and 8। ठीक है, basically Mg has a configuration of Mg 2 8 2 ना, as Mg has 12 electrons of total ना। सो यहाँ पर अगर आप देखो कि Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 12 प्रोटॉन नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों वो 12 12 होंगे। अच्छा अब यहाँ पर अब वो बोल रहा है कि भाई Mg+2 की वो कन्फिग्रेशन 2 8 है। अब वो बोल रहा है कि give the formula of the falling particles which have the same electronic configuration of as Mg2 plus ions. So a positive ion that has the same configuration as of Mg plus 2, that means 2 8, and anion and n atom। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे होता क्या है, जो कैटाइन्स होंगे ना, जिसकी वो कन्फिग्रेशन सेम होगी, वो इसी के अपने पीरियड के कैटाइन्स होंगे, यानी मेटल्स के पॉजिटिव आयंस होंगे। देखो जैसे अगर मैं इसी का पीरियड को देखूं, तो मैग्नीशियम के सेम पीरियड में जो मेटल्स होते हैं वो कौन है, सोडियम मैग्नीशियम और हेलोमिनम। ठीक है, तो जो सोडियम मैग्नीशियम हेलोमिनम होंगे, भाई इनकी कन्फिग्रेशन क्या है, सोडियम की है 2 8 2 और 2 8 1, क्योंकि सोडियम इज हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की कितनी है कन्फिग्रेशन 2 8 2, और एल्यूमिनम इज हैविंग अ कन्फिग्रेशन ऑफ 2 8 3। ठीक है भाई, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज को कर देना। मेटल टेंड्स टू लूज ऑल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ना, मेटल का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। ठीक है, मेटल्स का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज को कर देना। ठीक है, तो मेटल बेसिकली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज को कर देगा ना। ठीक है, वैलेंस शेल के, तो ये क्या करेंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, मैग्नीशियम भी, सोडियम भी, मैग्नीशियम भी और एल्यूमिनियम भी, तो तीनों क्या करेंगे, तीनों की वो कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगी। सोडियम की यानी को प्लस की क्या हो जाएगी, 2 8। ठीक है, मैग्नीशियम +2 की क्या हो जाएगी, 2 8। एल्यूमिनियम +3 की क्या हो जाएगी, 2 8। तो एल्यूमिनियम 3+ और Na+ इनकी सेम कन्फिग्रेशन होगी। अच्छा वो हैनाइन कौन से होंगे, देखो जैसे ये पीरियड थ्री में हमारे पास मैग्नीशियम है ना, अब जो पीरियड
टू के होंगे ना मेरे पास, जो पीरियड टू के नॉन मेटल्स होंगे, ये सब अपना शेल वो कंप्लीट करेंगे और सेकंड शेल को कंप्लीट कर लेंगे। मैग्नीशियम की कन्फिगरेशन यही है ना, 2 8 है ना। इसका मतलब क्या है, दो शेल पूरे के पूरे वो कंप्लीट है। तो जो ये पीरियड टू के जो हैनाइंस होंगे, इनका वो काम क्या है, अपने शेल कंप्लीट कर लेना, अपने दोनों शेल कंप्लीट कर लेना जो इनके पास है। भाई एनायन का काम वो यही होता है, जो भी तुम हमारे पास है उनको कंप्लीट कर लेना। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 और फ्लोरीन के पास वो 9 है, ठीक है। तो ये बात अभी मैंने को समझाई है ना, कि नाइट्रोजन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है और कन्फिगरेशन है 2 8। तो ये तीन वो गेन करेगा N-3, और वो ये कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कन्फिगरेशन के 2 6, यानी कि वैलेंस शेल में 6, ये इलेक्ट्रॉन ने दो की नीड है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके O-2 में चेंज होगा और वो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, वही 2 8। फ्लोरीन जो है उसके बाद टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 2 7 इसकी कन्फिगरेशन है, ये एक जो है वो गेन करेगा और क्या हो जाएगी, 2 8 इसकी भी कन्फिगरेशन हमारे पास जो है वो हो जाएगी। सही। तो यहाँ पे इन तीनों एनाइंस की जो कन्फिगरेशन है वो सेम होगी एज ऑफ कैटाइंस ऑफ पीरियड 3। यानी जो तीनों एनाइंस है पीरियड 2 के विल बी हैविंग सेम कन्फिगरेशन एज ऑफ पीरियड 3। सही। सो N-3, O-2, and F minus all will be having same configuration as of मैग्नीशियम +2 2 8। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास एटम कौन सा है। भाई जो ग्रुप टू का एटम है वो होगा, उसकी कन्फिगरेशन, तो सॉरी, जो टू ग्रुप 8 और पीरियड 3 का होगा, यानी जो नियॉन होगा ना यहाँ पर हमारे पास ये रहा। इसके बाद टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 इसकी क्या हो जाएगी, कन्फिगरेशन हमारे पास आ जाएगी। 2 8 इसकी वो कन्फिगरेशन हो गई किसकी, नियॉन की। तो वो है, ये एटम कौन सा हो गया, नियॉन हमारे पास आ गया। सही। This this question is about the copper and its all compounds. The copper has two different naturally occurring atoms, copper 63 and copper 65. State the term used for the atoms of the same element with different nucleon numbers ना। अच्छा, मास नंबर एंड दी न्यूक्लियॉन नंबर्स आर सेम ना, तो यहाँ पर आप मास के साथ मास वो नंबर भी लिख दो और न्यूक्लियॉन नंबर भी वो लिख सकते हो ना। न्यूक्लियॉन नंबर एंड द मास नंबर आर सेम थिंग ना। सो मास अगर इसका डिफरेंट है ना, तो मास या फिर मास नंबर, ओके, या फिर न्यूक्लियॉन नंबर, ये क्या है आपके पास, तीनों सेम चीजें हैं ना, ये क्या होंगे, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई स्टेट द टर्म यूज फॉर द एटम्स फॉर द एलिमेंट विद डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। तो वो आइसोटोप्स होते हैं जिनका न्यूक्लियॉन नंबर पर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, कॉपर 63 एंड कॉपर 65। सही। तो वो आइसोटोप्स, अब इसमें ना याद को रखना कि भाई टाइम तो कम होता है, फिजूल में ना इसको इंग्लिश का पेपर नहीं बना लेना, कोई लंबी चौड़ी बात लिखने की नीड वो नहीं है, बस ये लिख देना कि ये आइसोटोप्स हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं वो लिखना है। अच्छा, फिर देन इसके बाद है द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। एटॉमिक एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन नंबर ना, 29 प्रोटॉन्स है। Complete the table to show the number of proton, neutrons and the electrons in the particles of copper। अब देखो यहाँ पे 29 इसका प्रोटॉन नंबर, मैंने बताया ना कि कभी भी प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता। तो नीचे क्या आ जाएगा, इसके 29 आ जाएगा, इसके भी नीचे 29 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये प्रोटॉन्स कितना है, 29। प्रोटॉन से दोनों में सेम होंगे ना। अब न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 63 - 29, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर को प्रोटॉन नंबर से वो माइनस करते हैं, 63 - 29 आ जाएगा, तो 34 हो गए। अब इसमें क्या है, इसमें 65 जो है वो मास नंबर है, इसको मैं 29 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये 36 जो है मेरे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। देन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, देखो ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना, इट है जीरो चार्ज, जीरो चार्ज है यहाँ पे। तो जो मेरे पास प्रोटॉन है वही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि जीरो चार्ज है, एलिमेंट है। एलिमेंट में अभी मैंने बताया था ना, तीन टाइप की स्पीशी होते हैं आपके पास, एटम्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है आयोन, और एक होता है आइसोटोप ना। तो ये आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा
फोकस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे, तो जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, क्योंकि चार्ज जीरो है, तो 29 आ गया। यहाँ पे चीज को डिफरेंट है, यहाँ पे +2 चार्ज आ रहा है। 29 प्रोटॉन से +2 चार्ज है, तो इसको ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन को कम है। इसको अब इससे ये +2 चार्ज है, देखो +2 चार्ज किसका होता है, जो वो प्लस चार्ज है वो ये प्रोटॉन्स का होता है। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो ज्यादा है, तभी प्रोटॉन का चार्ज आ रहा है ना। +2 कितने ज्यादा है, जितना चार्ज है जितना नंबर है उतनी को ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 लेस इलेक्ट्रॉन्स और 2 मोर प्रोटॉन्स। लेकिन प्रोटॉन्स के सेंस में आप बताते नहीं हो, आप इलेक्ट्रॉन के सेंस में बताते हो, तो आप यहाँ पर आप दो इलेक्ट्रॉन को कम कर दोगे, 29 प्रोटॉन है तो 27 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सही है, 27 हो गया। अच्छा, अब उसके बाद वो बोल रहा है कि द रिलेटिव atomic mass, the relative atomic mass is the average mass of the naturally occurring atoms of an element. The percentage of the naturally occurring atoms in a sample of copper is shown. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है, कॉपर इतना है, और कॉपर 63 70% है, कॉपर 65 जो है वो 34% है। बस आपने एवरेज मास जो है वो निकालना है, AR = 2। अब ये किस तरीके से आएगा हमारे पास, AR आएगा, अब हमारे पास ये AR = कॉपर 63, यानी 63 इसका मास है, मल्टीप्लाई बाई इट्स एबंडेंस जो कि 70% है, प्लस कॉपर 65 मल्टीप्लाई बाई इट्स एबंडेंस जो कि 30% है ना। 65 मल्टीप्लाई बाई 30, और जो टोटल इन एबंडेंसेस की जो परसेंटेज है उनसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 63 × 70 प्लस 65 × 30। ये आ गया 63.6। ये हमारा आंसर है।